हेलो दोस्तों, आप सभी का डिप्लोमा 4 में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का न्यू सिलेबस जो कि चेंज हुआ है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, ये सामाजिक विज्ञान के विषय पे है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को जल्दी से बताते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो इसमें क्या लिखा, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 विद्यालय में समय से पाठन पाठ का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा निम्न 30% कम किए जाने की अनुशंसा की गई। जो मतलब 30% कम हुआ है उस पर। तो इसमें देखिए, पहला जो है इतिहास के युग, इतिहास के अंश। इसमें आपको जो क्या क्या नहीं पढ़ना है इसको, तो ये 4 नंबर में तो ये औद्योगिकरण का युग है। तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहला तो है औद्योगिकरण से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति, ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद निवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास की अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इसमें आपको देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहला, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत प्रेस का विकास, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद, मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद है भूगोल के अंश। इसमें आपको क्या है, विनिर्माण उद्योग। इसमें क्या है, अवस्थिति वितरण, केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, उद्योगों प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण, ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद नागरिक शास्त्र के जो है, नागरिक शास्त्र के अंश, राजनीतिक दल। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना। इसमें प्रयुक्ता है, प्रतिवाद है, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के अंश। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है। तीसरा जो है मुद्रा तथा साख। तो इसके अंदर आप देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत, साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, समान परिचय, किसी एक अनौपचारिक संस्था जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड और निजी वित्त कंपनी, ये आपको इतने नहीं पढ़ने। अब हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको पढ़ना है। तो आपको जो 70% पढ़ना है ये है। तो ये देखिए विषय कक्षा। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं आपको कौन कौन से पाठ। जो इकाई पहला है, इकाई 1 भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास, 20 अंक का ये नंबर है। उसके बाद है समकालीन भारत 2 भूगोल, ये भी 20 नंबर का है। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक नागरिक 7, ये 15 नंबर का है। उसके बाद है चौथा जो आपका इकाई है आर्थिक विकास की समझ 7, ये 15 नंबर। कुल मिला के 70 + 30 + 100, मतलब कुल 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अब इसके हम अंदर जानने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इकाई 1 इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 खंडे, 20 नंबर। तो जो पहला है घटनाएं और प्रक्रियाएं। तो इसमें जो है पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके अंदर आप देखिए 1930 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पेपर में पूछा है, 9 अंक का है। उसके बाद जोसेफ मेजनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन का समान विशेषताएं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रवाद में, भारत में राष्ट्रवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव हो गया, खिलाफत, असहयोग और एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह, ये आपको तैयार करना है। तीसरा जो है इसके अंदर है जनजाति, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनत्व की भावना, ये हो गया, इसको आपको पढ़ना। अब इसमें इसी में खंड 2 को देखते हैं, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये भी 6 अंक का है, मतलब वो 9 अंक का था, ये 9 अंक का है, ये 6 अंक का है। तो ये जो है इसका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसके अंदर क्या है, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, ये है। इसके बाद तीसरा है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, विश्व अर्थव्यवस्था का पूरा निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। उसके बाद देखिए ये मानचित्रकार में लिखा है इतिहास भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, ये 5 अंक का है। अब इसको में देखिए क्या है, अध्याय 3 राष्ट्र भारत में राष्ट्रवाद 1918-1930, दर्शाना और नामांकन और पहचान, ये आपको करना है, ये पूरे 5 अंक का है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिनिवेशन, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929, ये आपको दर्शाना है मानचित्र में। उसके बाद दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको दर्शाना है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है, चंपारण बिहार, नील खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। दूसरा खेड़ा गुजरात, किसान सत्याग्रह। अहमदाबाद गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग कांड।
चोरा चोरी उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन का उद्घोष, दांडी गुजरात सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपको ये करना, मतलब इसको मानचित्र दिखाना, उसके बाद आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इकाई 2 समकालीन भारत 2 भूगोल। ये पहला पूरा 20 अंक का है। अब इसके जो इकाई 1 है ये 9 नंबर का है पूरा। तो इसके क्या है, संसाधन एवं विकास। अब इसके अंदर देखिए क्या है, प्रकार प्राकृतिक मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के रूप में परिवर्तन, भू क्षरण निम्नीकरण तथा संचारण के उपाय। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए 2 है इसके 1 तथा 1 जो संसाधन। इसके अंदर देखते हैं क्या है, भारत में वनस्पति जगत, पहाड़ी जगत, भारत में वन जीवन का संरक्षण समुदाय तथा वन संरक्षण, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जल संसाधन है तीसरा। तीसरे क्या है, संसाधन वितरण, उद्योग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्बलता, संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकताएं, वर्षीय जल संचयन, एक केस स्टडी के साथ। उसके बाद देखिए क्या लिखा, निर्देश दिया है। अध्याय 1 एवं जल संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, मतलब इसके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मतलब अंडरलाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सिर्फ क्या है, परंतु मानचित्र संबंधित प्रश्न एवं प्रोजेक्ट कार्य संबंधित कार्य कराए जाएंगे। मतलब आपको परीक्षा में इसका पेपर नहीं देना, लेकिन आपसे प्रोजेक्ट कार्य और मानचित्र कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद कृषि देख लेते हैं। इसके कृषि है, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, सस्वरूप तकनीक, संस्थागत सुधार, इसका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अब इकाई 2 देख लेते हैं, 6 अंक। तो पहला है खनिज। खनिज है, खनिज संसाधन। तो इसके क्या है, खनिजों के प्रकार, वितरण केवल मानचित्र पर, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण ऊर्जा, संसाधनों के प्रकार, परंपरागत गैर परंपरागत, वितरण तथा राष्ट्रीय उद्योग और संरक्षण। उसके बाद इसका देखिए 7वां है, मतलब इसके अंदर पार्ट है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, संचार परिवहन के संसाधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। अब देखिए अब इसके मतलब, अब इसके अंदर का जो मानचित्र कार्य है ये देख लेते हैं। भूगोल भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, अध्याय 1 संसाधन और विकास। इसमें कहा है मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, ये आपको दर्शाना है। उसके बाद अध्याय 3 में जल संसाधन में दर्शाना नामांकन करना है। तो इसमें जो बात है, सलाल बांध, भांखड़ा नांगल बांध, टेहरीवाल, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदियों के साथ, ये आपको दिखाना है। उसके बाद अध्याय में कृषि में केवल पहचान से करना है। चावल एवं गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट, इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब इसमें देखिए क्या, दृष्टिबंधित परीक्षण हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपको करना और इसके 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इकाई हमारा 3 जो है वो है इकाई नंबर 3 लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 नागरिक शास्त्र, जो कि 15 अंक का है। इसके में जो इकाई 1 है, अध्याय 1 और 2, ये पूरा 8 नंबर का है। तो इसके अंदर क्या क्या है आपको हम बताते हैं। तो जो पहला है सत्य की साझेदारी और संघवाद। तो इसके अंदर जो है, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, ये आपको पढ़ना है। अब अध्याय 3 देखिए, अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। इसके अंदर क्या है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लौकिक भिन्नता भेद ने राजनीतिक को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद इकाई 2 अध्याय 5 लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। इसके अंदर क्या है, पहला जो है पहला जात धर्म और लौकिक मसले। तो इसके अंदर आपको देखिए क्या है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लौकिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये है। तो इसमें क्या है, अब देखिए नोट है, उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्यक्रम में किया जाना है। तो ये लिखा उपयुक्त अध्याय, ये जो है आपको प्रोजेक्ट कार्यक्रम में करना है। उसके बाद अध्याय 6 देखते हैं, लोकतंत्र के परिणाम। तो इसके क्या अंदर, क्या लोकतंत्र को उसके परिणाम में अंकित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए। उसके बाद है, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है, भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, इस पर आपको पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसके अंदर क्या है, लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र के समझ प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, लोकतंत्र को कैसे सुधारा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए में एक साधारण नागरिक की भूमिका निभा सकता है, मतलब क्या भूमिका निभा सकता है। उसके बाद इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र 15 अंक, और जिसका इकाई 1 है वो 9 अंक का है। इकाई 1 9 अंक का। तो इसके अंदर है 1 विकास है। तो विकास की पारंपरिक अवधारणा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और अन्य लक्ष्य
औसत आयु और अन्य मापदंड पर शिशु मृत्यु दर, विकास की धारियता। उसके बाद दूसरा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। इसके अंदर क्या है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को संरक्षण उपाय। उसके बाद इकाई 2 है इसके अंदर भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण। तो इसे क्या है, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, वैश्वीकरण क्या है, कारक विश्व व्यापार संगठन WTO, प्रभाव न्याय संगठन वशीकरण ये है। उसके बाद 5वां है उपभोक्ता अधिकार। मतलब आपका क्या क्या अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, 1 या 2 साधारण केस अध्ययन। उपभोक्ता के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता का कैसे होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोजेक्ट कार्य के रूप में क्या है, प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि। इसके अंदर देख लेते हैं। तो यह मतलब इसके अंदर जो है, तो इसके अंदर तो यह पहला जो है प्रोजेक्ट, भारतीय शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को वेशभूषा और विशिष्ट ग्रामीण भावनाओं के छायाचित्र एकत्रित कर सकते हैं या परीक्षण कर सकते हैं कि क्या उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदेश करता है। उसके बाद दूसरा जो है, शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति, आय परिवर्तन तथा गांव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्टर आपको जो बनाना होगा, क्षेत्र में जल प्रदूषण, वनों का क्षरण तथा ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसमें क्या कोई समान गतिविधि भी चुनी जा सकती है, नोट करके लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट कार्य है, प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रोजेक्ट कार्य करना अनिवार्य है, निम्नलिखित। तो इसमें क्या है, पहला है आपदा प्रबंधन, कक्षा 10 की पाठचर्या में सम्मिलित आपदा प्रबंधन पर आधारित। दूसरा है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन पे। शिक्षक अपने विवेकानुसार पाठ्यक्रम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य छात्रा को दे सकता है। तो इसके जो आपके अंक है क्या है, देखिए पहला जो अंक है, पहला है विषय वस्तु की मौलिकता तथा उसकी शुद्धता, 1 अंक का है। प्रस्तुतीकरण तथा रचनात्मक 1 नंबर का है। उसके बाद प्रोजेक्ट में पूरा करने की प्रक्रिया 1 नंबर का है। उसके बाद है पहल करना, संयोगता, सहभागिता, संबद्धता 1 नंबर का है। उसके बाद है विषय वस्तु पर आत्मसात करने हेतु मौखिक व लिखित परीक्षा 2 अंक का। और फिर उसके बाद 5-5 अंकों के 3 महीने मतलब जो तिमाही टेस्ट होते हैं वो 15 अंक के। तो कुल मिला जुला के आपके हो गए 15 अंक के और 3 प्रोजेक्ट का प्रत्येक 5 अंक के। तो आपको कुल मिला के 30 अंक, तो जो पूरा टोटल हो जाता है 30 अंक का प्रैक्टिकल और 70 नंबर का लिखित पेपर। तो ये मतलब कुल मिला के 70 अंक का मतलब 100 अंक का हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कुछ पूछना तो कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।